जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिल्म पेपर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जुड़ जाइए एक बार। योगेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात भाई। सुप्रभात सभी को। अंजलि, गुड मॉर्निंग। गुरु परमदीप, गुड मॉर्निंग बहन। जिस भी बच्चे ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, इसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती है। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट होती है। पेपर सेकंड और फर्स्ट के लिए आपको पता ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेज आपकी रहती है। दिसंबर बैच है ये, और ये पेपर फर्स्ट के लिए है। 1999 इसकी फीस रहती है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VI के 10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है। चलिए, कल हमने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया था, यहाँ तक हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉप किया था, तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान की हम बात करें, जो 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। 1236 में गद्दी पर बैठ चुकी है। गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो सिक्के जारी किए थे, जो अभिलेख अपने जारी किए थे, उनमें लिखा हुआ था कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। वहीं जब हम रुद्रमा देवी को देखते हैं कि उसने प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को एक पुरुष के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें वो लोगों में भ्रम पैदा करने थे। उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे, ताकि उसके पर आक्रमण ना हो, भ्रम राज्य सदा बनाए रखने चाहते थे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे शुरू करते हैं। निजाम मुल्क जुनैदी ने राज्यारोहण के लिए इसका स्वीकार कर दिया था। निजाम मुल्क कौन है? बदायूं का क्या था? एक क्या था? एक इक्तेदार था, एक सूबेदार था। ठीक है। और इसी के साथ बदायूं, लाहौर और हांसी के जितने भी इक्तेदार थे, उन सब ने इस विद्रोह में इसका साथ दिया था। चंपा, गुड मॉर्निंग मैन। निजाम मुल्क जुनैदी had rejected the secession of the to the throne। उसने जो राज्यारोहण था जुनैदी ने, वो अस्वीकार कर दिया था। मलिक नसरुद्दीन तायसी मुइज्जी अवध का राज्यपाल था। रजिया ने सहायता के लिए बुलाया था। गंगा नदी पर पार करते ही सैफुद्दीन कुची ने, हांसी से था भैया, हांसी का इक्तेदार है, बंदी बना लिया था, और बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। जो रजिया सुल्तान, उसने सहायता के लिए किसको बुलाया? नुसरुद्दीन तैसी मुइज्जी को। अवध का राज्यपाल है, लेकिन सैफुद्दीन कुची ने इसको बंदी बना लिया था, और जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। रजिया ने अब अपना शिविर गंगा नदी
किनारे। Malik Nasruddin Tayasi Muji was the governor of Awadh. Razia had called for help. Saifuddin was taken prisoner by Kuchi was as soon as he crossed river Ganga. ये गंगा नदी को पार नहीं कर पाया था और गंगा नदी पार करने से पहले ही करते ही इसको सैफुद्दीन कुची ने अपने गिरफ्तारी में कर लिया था, अपने आप को बंदी बना लिया था इसको। रजिया ने अपना शिविर गंगा नदी के किनारे स्थापित किया और विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई थी। क्या किया? शिविर कहां पर लगाया गंगा रजिया ने? गंगा नदी के किनारे। नीति अपनाई, विभाजन करो, शासन करो। ये इसने नीति अपनाई। बदायूं का इख्तियार था एक मुल्तान। मलिक इजुद्दीन, कबीर खां, आयज, अयाज, ठीक है, अयाज। और बदायूं के इख्तियार जो था मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सल्लारी। दोनों को ही गुप्त रूप से अपनी ओर कर लिया था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे देखिए, अब योजना बनाई जाएगी वजीर जुनेदी व अन्य विद्रोहियों को दबाने की। मोहम्मद सल्लारी, यहां पर कबीर खान लिखा है। ठीक है, ये बदायूं का इख्तियार था और ये मुल्तान का इख्तियार था। दोनों को आपस में गुप्त रूप से मिला लिया था रजिया सुल्तान ने। योजना बनाई वजीर जुनैदी व अन्य विद्रोहियों को पकड़ने की। बनाने की इसने क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। और जो वजीर जुनैदी था, ये कहां पर चला जाता है? सिरमौर की पहाड़ी, सिरमौर। भाग जाता है जहां इसकी मृत्यु हो जाती है।
क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सैफुद्दीन कुची में इसके भाई को पकड़ लिया जाता है, फखरुद्दीन इसके भाई को पकड़ लिया जाता है और कारागार में इनका वध कर दिया जाता है। सैफुद्दीन कुची की मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये हाँसी से इक्तेदार थे। कहाँ से? हाँसी से। ठीक है। मलिक अलाउद्दीन जानी लाहौर का इक्तेदार था, इसकी हत्या कर दी गई थी और इसका सिर काट कर दिल्ली लाया गया था भाई। ठीक है। दिल्ली टांग दिया गया था, दिल्ली दरवाजे पर, ताकि जो भी विद्रोही इसको देखे तो उसको एक सीख मिले। ठीक है। और मैं आज इंग्लिश मीडियम के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तबीयत बिल्कुल ही लो है और उसके अंदर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ख्वाजा मोहिजुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया। कौन है? किसे वजीर नियुक्त किया? ख्वाजा मोहिजुद्दीन। ठीक है। अपना वजीर नियुक्त किया। उपाधि से कौन सी दी? निजाम मुल्क की। निजाम मुल्क की इसे उपाधि दी थी। सैफुद्दीन ऐबक बुहूत को सेना प्रधान नियुक्त किया। सैफुद्दीन सेना का प्रधान नियुक्त किया। उपाधि दी इसको कुतलुग खां की। और इसकी मृत्यु के बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को अपना सेनापति नियुक्त किया और इसे नायब ए लश्कर नियुक्त किया था। क्या किया था? नायब ए लश्कर नियुक्त किया था। अमीर ए हाजिब एतगिन को नियुक्त किया था। एतगिन। ठीक है। सर छत्रधार अल्तूनिया को नियुक्त किया था। बाद में से ताबर हिंद का नियुक्तदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है। ताबर हिंद मतलब बठिंडा। क्लियर है इतनी चीजें? कमेंट नहीं आए आप सभी के? कमेंट कीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और आज भगत सिंह का जन्मदिन भी है, 28 सितंबर है। ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह का भी आज जन्म है।
रजिया सुल्तान काबा और कुल्हा पहनकर दरबार में आती थी भाई। क्या करती थी? दरबार में आती थी। काबा, काबा क्या होता है? सरनायबी, ये पद होते थे भाई। पदों पर नियुक्त की जाती थी। जैसे लाहौर के इक्तेदार थे, मलिक कबीर को नियुक्त कर दिया था, हमने पढ़ा है पीछे। सर छत्रदार, इसको दुनिया सर छत्रदार यानी जो पीछे उसके छत्रदार अध्यक्ष होते हैं, राजा के पीछे जो छत्रधारी होते हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है वो सर छत्रदार कहलाता है। शाही छत्र उठाने वालों का अध्यक्ष था पहले अल्तुनिया, उसके बाद इसको बठिंडा का इक्तेदार इसको बना दिया गया था। काबा क्या होता है? काबा एक कोट होता है, ठीक है। कोट या कुर्ता भी इसको बोल सकते हैं। कुला क्या होता है? टोपी। एक प्रकार का पगड़ी, ठीक है। दिल्ली के करामातियों का विद्रोह, इस विद्रोह का नेतृत्व नसीरुद्दीन तुर्क ने जामा मस्जिद में जनसंहार किया। देखो, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नूरुद्दीन नूरुद्दीन तुर्क ने किया था, और जिसने जामा मस्जिद में जनसंहार किया था। यह हुआ कब था? 15 मार्च 1237 ईस्वी में ये हुआ था। और नसीरुद्दीन ओलिया मिन्हाज इसका वर्णन किया है। और नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नोट डालिए, लिखिए कि नगर के साहसी लोगों ने इसके वर्णन का खंडन किया है और कहा है नूर तुर्क वर्षा के पानी से भी पवित्र था। आगे चलते हैं। 1240 ईस्वी में समय क्या है? 3 अप्रैल। लाहौर अभियान से वापस लौट रही है। लाहौर अभियान से वापस आते समय सूचना मिली कि ताबर हिंद में भी विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया, ठीक है। और ताबर हिंद में जो विद्रोह किया, अल्तुनिया ने किया। किसने किया? अल्तुनिया ने किया। और सूचना मिलती है कि याकूत को उसने मार दिया, ठीक है। तो अल्तुनिया ने क्या किया? याकूत को मार दिया, रजिया को बंदी बना लिया।
बंदी बना लिया। दिल्ली में जितने भी तुर्क अमीर थे, दिल्ली में तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र को सुल्तान की गद्दी पर बिठा दिया। वो पुत्र था बहराम शाह। बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया और बहराम शाह ने क्या किया, एक पद बनाया, नायब ए मामलिकात, शाही अंगरक्षक। और कौन सबसे पहले नियुक्त किया? एतगिन। एक दिन को नियुक्त किया। बहराम शाह केवल 2 माह तक शासन कर पाए थे। सॉरी, 1 मिनट। बहराम शाह ने 2 माह के शासन के बाद एतगिन को मरवा दिया था। 2 माह के शासन के बाद एतगिन को मरवा दिया। मरवा दिया था। ठीक है। 13 अक्टूबर 1240 कैथल में डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान अल्तूनिया दिल्ली के लिए कूच करते हैं और बहराम शाह वहां पर, बहराम शाह इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है। तो आपको रजिया सुल्तान के अंदर कोई डाउट किसी को? मिनाज उस सिराज कहता है कि रजिया का महिला होना ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण था। नहीं प्रिया, इसको तो कंप्लीट करेंगे ना। जो शुरू किया है उसको खत्म जरूर करेंगे। एग्जाम आने वाला है तो अब ये लाजमी है, थोड़ा सर्दी जुकाम ये होगा क्योंकि परिवर्तन होगा समय के अंदर। और अभी स्थितियां कुछ ऐसी आ जाएंगी, अगर हम पंखा ना चलाएं, फैन यूज ना करें तो हमें गर्मी लगेगी, अगर फैन यूज करें तो सर्दी लगेगी। ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियां, जो समय है, परिवर्तन है, वो अभी हो रहा है, तो उसमें रहेगी ये चीजें। आगे चलते हैं। नासिरुद्दीन महमूद दरवेश। इससे पहले जो शासक बने थे वो बने थे मुइजुद्दीन बहराम शाह। 42 तक। क्या कह रहे हो सर? सर,
मुझे समझ में नहीं आया चंपा, आपने क्या कमेंट किया? प्लीज एक बार उसको दोबारा कमेंट कर दीजिए ताकि अच्छे से मुझे समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल प्रदीप, जरूर लेंगे बहन। अलाउद्दीन, मसूद शाह, 1242 से लेकर 46 तक। इसके बाद शासक बनेंगे नसीरुद्दीन, हाँ चलो, नसीरुद्दीन महमूद दरवेशी भी शासक बनेंगे। ठीक है। 10 जून 1246 को इसने राज्यारोहण हुआ था और 17 वर्ष तक इसका शासनकाल था। अब बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद दरवेश की। शमसी वंश का अंतिम शासक था। अलापायु में राजा बनने से पहले बराइच का कार्यभार संभाला था। बलबन के हाथों में शासन की बागडोर समाप्ति थी। इसका स्वयं का जो राज्यारोहण हुआ था वो 10 जून 1246 में हुआ था। केसर ए जहां महल में हुआ था। कहां पर हुआ था? केसर ए संज में हुआ था। ये हरे राजमहल में, हरे राजमहल में हुआ था। ठीक है। 17 वर्ष तक शासन किया और अपने शासन की बागडोर बलबन के हाथों में दी। इसने सुल्तान बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बलबन ने 1249 में क्या कर लिया? नायब ए मामलिकात की उपाधि धारण कर ली। और 1249 में ही बलबन ने अपनी पुत्री उजैदा का विवाह सुल्तान से कर दिया। ठीक है। और 16 अक्टूबर समय रहेगा ये, 16 अक्टूबर 1249 में बलबन को नायाब ए ममलिकात इसको नियुक्त किया गया था। शाही अंगरक्षक इसको नियुक्त किया था। उलुग खान की इसको उपाधि दी थी। किसकी? उलुग खान की उपाधि इसको दी थी। 1246 में मंगोलों पर जो अधिक आक्रमण हुआ था ना, 1246 में मंगोलों के आक्रमण में सफलता हासिल करने पर, 1246 में मंगोलों आक्रमण में सहायता या सफलता प्राप्त करने में दी थी। बलबन के सभी जितने भी सगे संबंधी थे ना, अब उनको उपाधियां दी जा रही थी, बड़ी बड़ी उपाधियां। बड़ी बड़ी उपाधियां कैसे? जैसे उसके चाचा थे, उसके चाचे का जो बेटा था मलिक नसीरुद्दीन, शेर खान शक्कर की, लाहौर की और ताबर हिंद की इक्तेदारी दे दी थी। देखो, मलिक नसीरुद्दीन, शेर खान, क्या किया? लाहौर व ताबर हिंद।
सूबेदारी दे दी। ठीक है। मिनाज तबकात नासिरी में, तबकात ए नसीरी में मिनाज की रचना है। इसमें मिलता क्या है? नसीरुद्दीन महमूद दरवेश की शासनकाल की 15 वर्षों की जानकारी क्रमबद्ध मिलती है। ठीक है। बलबन का और नासिरुद्दीन का इसको संरक्षण प्राप्त था, मिनाज को। एनएम दरवेश, नसीरुद्दीन महमूद दरवेश प्लस बलबन का संरक्षण प्राप्त। बलबन ने विरोधी अमीरों का दमन किया। कुतुबुद्दीन हसन गोरी एक व्यक्ति थे, कुतुबुद्दीन हसन गोरी। इसने क्या किया? इसने बलबन के ऊपर व्यंग कर दिया दरबार में। व्यंग का मतलब उपहास उड़ा दिया भाई, इसका मजाक कर लिया, इसको कटाक्ष कुछ भी बोल दिया, व्यंग कर दिया इसके ऊपर। तो बलबन ने भरे दरबार में इसकी हत्या करवा दी। यह पहली इतिहास की पहली राजनीतिक हत्या थी जिसका विवरण हमें हसम निज़्मी ने दिया, इसामी ने दिया है। इसामी के द्वारा जो विवरण हमें दिया गया है, उस विवरण में यह पहली हत्या थी राजनीति के अंदर। क्लियर है? समराऊ का युद्ध। समराऊ का युद्ध पढ़ने से पहले भाई आपको इसकी स्थिति समझनी पड़ेगी। एक बार स्थिति को समझो, मिनाज के अनुसार से स्थिति को समझो। कुतलुग खां है, कुतलुग किशुल खां। जितने में मैं चर्चा करूंगा मिनाज के अनुसार करूंगा, ठीक है? अवध का राज्यपाल था सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद दरवेश की माता से, सुल्तान की माता से मलिका ए जहां शादी कर लेता है इससे। क्या कर लेता है? शादी कर लेता है और आदेशों की अवहेलना शुरू कर देता है।
ठीक है। आदेशों की अवहेलना करता है तो इसको इसका स्थान बदल देता है भाई, इसको ट्रांसफर कर देता है। इसका ट्रांसफर कहां पर कर दिया? अवध से बहराइच। बहराइच इसका ट्रांसफर कर दिया और वहां पर जाकर भी इसने आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। सुल्तान अब सेना भेजेगा भाई, क्या करेगा सुल्तान? अब सेना भेजेगा। सुल्तान ने सेना भेजी, बदायूं के पास इनका युद्ध हुआ और सुल्तान की जो सेना थी उसको हरा देता है। ठीक है। और इस युद्ध को बोला जाता है समराउं का युद्ध। 1255-56 में ये युद्ध हुआ था। क्लियर है? देखिए समराउं का युद्ध। बारह सौ पचपन छप्पन में एक तरफ से थे कुतलुक खां और दूसरी तरफ से सेना भेजी थी। सेना का नेतृत्व दो व्यक्ति कर रहे थे। दो व्यक्ति, ताजुद्दीन तमर खां व बेगम खां। ठीक है। जो बेगम खां था ये युद्ध में मारा गया था। ताजुद्दीन क्या करता है? दिल्ली भाग आता है। ठीक है। और बाद में इस जो युद्ध का नेतृत्व है, सेना का नेतृत्व कौन करता है? बलबन को भेजा गया था। बलबन को भेजा और यहाँ से कुतलू खां यहाँ से भाग जाता है और भागकर गग्गर नदी घाटी, घाघरा नदी पर भाग जाता है। जैसे ही शाही सेना वापस चली जाती है, वापस लौटी संतूरगढ़ वह सिरमौर पर्वतों पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है। और सिरमौर क्षेत्र के राजा थे सॉरी, जिन क्षेत्रों में राज करने के लिए सहायता प्रदान की थी वो राजा था रणपत सिंह। कौन थे? राजा राणा दलपत हिंदी। सुरक्षा की थी, सम्मान दिया था। ठीक है। सुरक्षा भी की, सम्मान भी दिया। 1258-59 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतलुग हाँ की 1258 में मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, दोआब हुआ कटहर के विद्रोह। इसमें विद्रोह का केंद्र तलसंदा दुर्ग था जिसे सुल्तान द्वारा जीत लिया गया था। इस अवसर पर मिनाज ने नासिरी नामक रचना लिखी थी। नासिरी नामा जो रचना है वो कब लिखी थी? जब दोआब के क्षेत्र जो कटहर दोआब के ऊपर आक्रमण किया था 1247-48 1247-48 में सर्वप्रथम विद्रोहियों का दमन किया गया था। और जो यहाँ पर कन्नौज
कनौज के अंदर है तलासंद, तलसंदा दुर्ग। इस पर क्या कर लिया जाता है? सुल्तान के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, बलबन यहाँ पर था। अवसर पर मिनहाज ने एक रचना करी थी, नसीरी नामा की रचना की थी, और बलबन ने खुश होकर, हांसी का एक गांव जिसकी आय 30,000 थी, वह इसे प्रदान किया था। ठीक है, 1254-55 में ईस्वी में कटहर के हिंदुओं ने रजी उल मुल्क की हत्या कर दी। बदायूं व संभल में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? बदायूं व संभल में विद्रोह कर दिया। बलबन व सुल्तान ने विद्रोहियों को कठोर दंड दिए भाई। ठीक है, समझ में आ गया? कटहर के जो विद्रोह है उनके अंदर किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। मेवातियों का दमन। मुस्लिम क्या करते थे? मेवात जो थे, ये मेवात क्षेत्र हरियाणा के अंदर रहते थे। ज्यादा हिस्सा हरियाणा का था, हरियाणा दिल्ली ये क्षेत्र रहता था। भाटी राजपूत थे भाई। क्या थे? भाटी राजपूत थे ये। मुस्लिम सरकारी खजाने को लूट लेते थे। ठीक है, और इन्होंने हरियाणा का क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, हरियाणा के लिख लो, हरियाणा बयाना शिवालिक के गांव नष्ट किए। नष्ट किए गए थे इनका दमन करने के लिए। इनका सरदार जो था मलुक का, मलक का इनका सरदार था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बलबन के अधिकारियों के घोड़े ऊंट छीन लिए और ऊंट छीनकर रणथंबोर के अंदर लोगों में बांट दिए। बलबन ने बड़ी क्रूरतापूर्वक मेवातियों का दमन किया था। 1259-60 के अंदर, 1259-60 ईस्वी में मलक्का को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे यातनाएं दी जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसी यातनाएं दी गई थी कि इसकी जो चमड़ी थी, चमड़ी उधेड़ कर उसके अंदर भूसा भिरवा दिया था। ठीक है, चमड़ी उधेड़ कर इसके अंदर भूसा भिरवा दिया था। और बलबन ने घोषणा की थी 1260 में, जब हलाकू के राजदूत दिल्ली आए थे। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जितने भी जो भी विद्रोहियों का सिर काट कर लेकर आएगा, एक विद्रोही का सिर काट के लेकर आओगे तो 1 टका। ठीक है, और अगर एक विद्रोही को जिंदा पकड़ कर लेकर आओगे तो 2 टका दी जाएगी। हलाकू का जो राजदूत था, यहाँ पर दिल्ली के अंदर लाशों को टांग दिया गया था विद्रोहियों की, ताकि हलाकू के राजदूत के अंदर डर पैदा हो और वह जाकर, विदेशी शासक था भाई हलाकू, फॉरनर था, दूसरे राज्य का शासक। ठीक है, ताकि वो बताए कि इतनी यातनाएं विद्रोहियों को दी जाती है अगर जो भी इनके खिलाफ जाता है, ये चीजें दिखाने के लिए। मेवाड़ पर आक्रमण 1248 की बातें हैं। शासक जेत्रा सिंह थे। जलालुद्दीन महमूद के शरण दी थी। और जो सुल्तान का भाई था भैया, क्या था? सुल्तान का
नासिरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया परंतु सफलता हासिल नहीं हुई थी। 8 महीने तक प्रयास किया था भाई, 8 माह तक प्रयास किया और सफलता हासिल नहीं हुई थी। ठीक है, आगे देखिए मालवा अभियान। मालवा पर 1251 ईस्वी में इसने इस अभियान का नेतृत्व बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने इस अभियान में नारनौल दुर्ग को ध्वस्त कर दिया गया था परंतु मालवा के शासक को पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाया था। देखो, बलबन के नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया गया था, नेतृत्व में शुरू किया गया। इस अभियान में ग्वालियर, चंदेरी, नारनौल, व मालवा ये अभियान किए गए थे। मालवा का जो शासक था वो था जहारदेव। जहारदेव महान शासक था भाई। परास्त किया, इसको हरा दिया और बलबन ने जो नारनौल का जो दुर्ग था उसको तोड़ दिया था, नारनौल के दुर्ग को नष्ट कर दिया। लेकिन जहारदेव की जो शक्ति थी उसको पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाया था। 1251 में ही इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। कहां पर? ग्वालियर पर आक्रमण किया परंतु असफल रहा। ठीक है, 1247 ईस्वी में बलबन ने कालिंजर का विद्रोह, जो कालिंजर के अंदर विद्रोह था उसका दमन किया था और चंदेलों को उत्तर की ओर विस्तार करने से रोका था 1247 में। शमसी वंश का अंत। शमसी वंश का अंत की अगर मैं बात करूं तो दुर्भाग्यवंश नासिरुद्दीन के पिछले 6 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, विवादास्पद रहता है। ठीक है, क्या रहता है? विवादास्पद इसका इतिहास रहता है। 6 वर्षों की घटनाओं को उल्लेख में विवादास्पद रहता है और 1266 ईस्वी में, फरवरी 1266 में भाई, 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु को लेकर भी क्या रहता है? विवाद इसकी मृत्यु को लेकर भी रहता है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे बता दीजिए एक बार। ठीक है, बच्चा हमारा बलबन, हम शाम की क्लास में बलबन को भी समाप्त करते हैं। कमेंट कीजिए एक बार। किसी प्रकार का कोई डाउट? थैंक यू बहन प्रमदीप, थैंक यू। टेस्ट मिला नहीं है चंपा आपको? भाई मैंने मेरी तरफ से जो क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लेना कि उन्होंने टेस्ट डाला या नहीं डाला। अदरवाइज जब भी मीटिंग जब होगी मैं उसमें बात कर लूंगा। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं एंशिएंट से। लगभग 150 क्वेश्चन है। तो एक बार मैं भी बात करूंगा कि अभी तक वो डला क्यों नहीं है। और एक और बात, जो फिलअप का यूट्यूब चैनल है भाई, वो हैक हो गया है। ठीक है, वो हैक हो चुका है। तो शायद टेक्निकल टीम उसके ऊपर ज़्यादा अपना फोकस कर रही है, इसलिए वो अभी तक टेस्टर को नहीं डाल पाए। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए।
सर आप ऐप पर टाइम लिमिट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, टाइम लिमिट हम कर देंगे क्लास के अंदर टेस्ट का। जी ज़रूर। चलो ठीक है, जैसा आपको होगा वैसा मैं कर दूंगा। मैं वैसे ही उनके टेक्निकल टीम्स के साथ बात कर लूंगा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है। ठीक है, तो कोई भी सजेशन अगर आपका होगा तो मैं उनको जरूर देने की कोशिश करूंगा। चंबा, इसके लिए प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही आपका डर जाएगा। प्रैक्टिस के अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की, पहले आप सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस जब आप करोगे तो उसके लिए आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपका जो मिस क्वेश्चन जो होते हैं, यानी जो आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस जब हम लास्ट में करेंगे तो उससे आपका ये डर खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार होता क्या है कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है हम उसको भी गलत कर देते हैं हड़बड़ाहट में। तो वो होता कारण ये है कि हम प्रैक्टिस कम करते हैं और उसका अब हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। तो प्रैक्टिस भी हम अच्छे से करेंगे ताकि जो कमियां हैं हमारे अंदर उसका सुधार हो सके। और कुछ किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, ये यही रहता है। जैसे हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। जो 80% बच्चों की प्रैक्टिस का समय होता है, मैं बताता हूँ। जो 80% बच्चे होते हैं, 80% बच्चे प्रैक्टिस शुरू करते हैं पेपर से 10 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले। ठीक है, 10 से 5 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको क्या फायदा होगा भाई? 0% है। मोरल डाउन कर रहे हो अपना, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करनी होती है 30 दिन पहले। 30 दिन पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, 30 दिन पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए। और बीच के ये जो 30 दिन है, मान लीजिए आपका पेपर 1 तारीख से लेकर आपके पास 30 तारीख का आपका पेपर है। आपने 1 तारीख तक जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाने वो खत्म कर दीजिए। और इनमें देखिए कि आपकी कमी क्या है। आपका मिडवल कमजोर है या मॉडर्न कमजोर है या एंशिएंट या फिर तीनों कमजोर है। फिर उन टॉपिकों के ऊपर फोकस कीजिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उन टॉपिकों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक उस टॉपिक को क्लियर कीजिए जिससे क्वेश्चन बना है, ना कि कंप्लीट को। आपने मान लीजिए 15 टेस्ट लगाए। 15 टेस्ट में जितने भी टॉपिक हैं, मान लीजिए आपके 30, 45, 40 के आसपास टॉपिक बनेंगे। 40 तो नहीं बनेंगे क्योंकि इतना तो आपको आता ही होगा। 30 के आसपास, 30 के आसपास टॉपिक ऐसे बनेंगे जिनको आपको कवर करना होगा, क्योंकि रिवीजन उसके ऊपर फोकस करनी होगी। तो उस 30 के ऊपर पूरे 30 दिन प्रैक्टिस करो, फोकस करो। उसके बाद जब जिस दिन आप पेपर में बैठोगे तो आप रिजल्ट 100% रिजल्ट दोगे अपना। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जी बिल्कुल, ध्यान रखेंगे।